अब तक तो थी ये भूमिका के संस्तरण क्या होता है या फिर दलित किस तरह से उनको इस श्रेणी में डिवाइड किया गया, वो भी पुराने। आ जाओ, अब आता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से दलितों को किस प्रकार से डिवाइड किया गया या फिर हमारे संविधान में उनको क्या अधिकार दिए गए या फिर किस तरह से उन्हें श्रेणीगत किया गया। अब आता है दलित वर्ग, अनुसूचित जातियां या फिर अस्पृश्य लोग, इन्हें कहा गया। इस शब्द का सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयोग 1935 में साइमन कमीशन द्वारा किया गया। इस शब्द का प्रयोग अस्पृश्य लोगों के लिए किया गया। अंबेडकर के अनुसार आदिकालीन भारत में इन्हें भग्न पुरुष या बाह्य जाति माना जाता था कि जो लोग बाहर से आए हों, इस तरह की जाति दलित वर्ग को माना जाता था। अंग्रेजों के द्वारा उन्हें दलित वर्ग कहा गया। 1931 की जनगणना में उन्हें बाहरी रूप से संबोधित किया गया या फिर बाहरी लोग कहा गया। उन्हें हरिजन नाम से भी पुकारा गया। गांधी जी ने जो दलित वर्ग है उन्हें हरिजन नाम से पुकारा। तो आप कहोगे कि हरिजन शब्द कहाँ से आया, तो ये हरिजन शब्द गांधी जी की देन है। ब्रिटिश काल में अछूतों या अस्पृश्यों को दलित वर्ग के नाम से पुकारा गया। अस्पृश्य जातियों के नामकरण के संबंध में काफ़ी विवाद रहा। शुरू में इन्हें क्या क्या कहा गया, इन्हें अछूत कहा गया, दलित कहा गया, बाहरी जातियां, हरिजन एवं अनुसूचित जाति के नाम से भी पुकारा गया। इनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी और इन्हें अछूत शब्द के स्थान पर दलित वर्ग शब्द भी दिया गया। आर्य समाज की मान्यता थी कि अछूत न होकर यह दलित हैं, कि इन्हें अछूत ना कहो कि किसी को छूने से के गंदे हो जाओगे, इस तरह का व्यवहार ना करो। दलित वो कि जो ज़्यादा पिछड़े हुए हों, इसलिए दलित वर्ग दिया गया। और हरिजन इसलिए कि भगवान के जन हैं, वो हर जगह मिलते हैं, चाहे वो दलित हो चाहे कोई और हो, क्योंकि समाज ने इन्हें दबाकर और सब प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा। जैसे कुएं से पानी पहले निकलता था तो कि हमारे कुएं को हाथ नहीं लगाएंगे, या फिर किसी चारपाई पे बैठने का है तो आप चारपाई पे नहीं बैठ सकते, धरती में ही आपको बैठना पड़ेगा। तो इस तरह के जो अधिकार थे उन्हें वंचित रखा गया उनसे। इनकी निम्न दशा के लिए वो स्वयं उत्तरदायी नहीं है। स्वयं कैसे कोई उत्तरदायी हो सकता है उस चीज़ के लिए कि आपने किसी कुल में जन्म ले लिया तो आप उस कुल के अछूत माने गए? ऐसा कैसे, जबकि इंसान इस तरह का अपने कर्मों के अनुसार होना चाहिए, जो कि आज का समाज कहता है, जो कि आज की पीढ़ी कहती है, बल्कि समाज उत्तरदायी है। सन 1931 की जनगणना के पहले दलित शब्द का प्रयोग किया जाता था। इस जनगणना के समय अधीक्षक ने दलित शब्द के स्थान पर बाहरी जातियां शब्द प्रयोग किया। अछूत से हटके दलित रखा गया, दलित से हटकर बाहरी लोग रख दिया गया। इस शब्द का प्रयोग का कारण यह था कि जातियों का भारतीय सामाजिक संरचना में कोई स्थान नहीं था। इन जातियों का जो प्रजातियां थी वो भारतीय समाज में काउंट नहीं होती थी, लेकिन इसीलिए इन्हें बाहरी कहा गया। सन 1935 के विधान में इन लोगों को कुछ विशेष सुविधाएं दी गई। उसके अनुसार एक अनुसूची तैयार की गई जिसमें अस्पृश्य जातियों को भी सम्मिलित किया गया कि अस्पृश्य जो जातियां हैं वो भी भारत का अभिन्न अंग है और उन्हें हम भारत से अलग नहीं रख सकते या फिर बाहरी लोग नहीं कह सकते। इन जातियों के लिए अनुसूचित जाति शब्द को काम में लिया गया। इनके लिए तैयार की गई सूची में जिसमें अस्पृश्य जातियों को रखा गया, उनमें कहा गया कि इन्हीं लोगों को दलित माना जाता रहा है। अनुसूचित जातियों की सूची में कुछ प्रमुख जातियां हैं, जैसे चूढ़ा, भंगी, चमार, डोम, पासी, रैगर, मोची, राजबंसी, दोसड़, सानन,
ध्यान, पैरया तथा कोरी आदि। इन सारी जातियों को अनुसूचित जातियों में रखा गया। सामान्य तौर पर अनुसूचित जातियों को अस्पृश्य जातियां भी कहा जाता है। जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अस्पृश्य की छुआछूत की जो भावना थी आज नहीं है। बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए गांव होंगे जिनमें पंचायती चुनाव आज पंचायत के हिसाब से नहीं होते होंगे, जहाँ पर कहते हैं कि पंच परमेश्वर होता है, जहाँ के प्रधान का चुनाव ना होकर बल्कि ऐसे ही गांव के जो पंच बने आ रहे हैं केवल वही हैं। केवल ऐसे ही विलेजेस में आज भी ये वाली व्यवस्था मिल सकती है, जहाँ पर कि हमारे कानून भी कम पड़ जाते हैं, वो लोग कानून को भी फॉलो नहीं करते। उन जगहों पर तो ये छुआछूत की भावना मिलेगी या फिर इस तरह का व्यवहार हो सकता है, लेकिन हमारे साइड के जो भी विलेजेस हैं, जो उन्नत विलेजेस हैं और जिन विलेजेस में चुनाव द्वारा प्रधान को चुना जाता है, यहाँ तक कि आज चुनाव लड़ने का भी अधिकार अनुसूचित जाति के सदस्य का होता है। एक बार ऐसा साल में निकलते रहते कि एक बार सामान्य जाति का कोई भी चुनाव लड़ेगा, एक बार कोई महिला चुनाव लड़ेगी, एक बार दलित वर्ग से होगा, अनुसूचित जाति से होगा या फिर पिछड़े वर्ग से भी होगा। तो इस तरह से कैटेगरीज, फिर वही संस्तरण वाली बात आ गई कि कैटेगरीज डिवाइड कर दी गई है कि हर बार चुनाव इस तरीके से लड़ेंगे और इन्हें समान अधिकारों को भी दिया गया। अब है अस्पृश्यता, जो छूने योग्य नहीं है। इसको मैं कई बार बता चुकी, जो छूने योग्य नहीं है उन्हें अस्पृश्य लोग कहा गया था, लेकिन अब ये सारी चीज़ें नहीं हैं। डॉक्टर के.एन. शर्मा ने कहा है कि अस्पृश्य जातियां वे हैं, केवल ये एक डेफिनेशन है, इसको ध्यान से थोड़ा सुन लेना। के.एन. शर्मा ने जो लिखा है, के.एन. शर्मा ने कहा है अस्पृश्य जातियां वे हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करने पड़े, कि तूने मुझे गलत छू दिया, मुझे तो नहाना पड़ेगा। इस तरह की चीज़ें हमें केवल अब टीवी में, सीरियल्स में ही देखने को मिलती है। आसपास तो नहीं किसी ने देखी होगी, हमने भी नहीं देखी। जबकि हमारी जो दादी थी उनके ज़माने में थी ये चीज़ें, वो नहीं बैठने देती थी अपनी चारपाई पे भी। इनफैक्ट जो वो नाली साफ़ करने के लिए हमारे यहाँ दादी आती थी, उनको भी मतलब नल को हाथ नहीं लगाने देती थी। हम लोग आगे पीछे तो पिला देते थे पानी के, नहीं दादी कोई बात नहीं है, लेकिन जो हमारी दादी माँ थी वो हाथ नहीं लगाने देती थी, क्योंकि उनमें अज्ञानता थी, उनमें पढ़ाई वाली सेंस नहीं थी, कि इक्वालिटी वाली बात नहीं थी। जैसा कि मैंने बताया कि जहाँ पर पंचायती चुनाव सरकार द्वारा नहीं किए जाते, क्योंकि वहाँ पर पिछड़े लोग हैं, आज भी वो सारे ही पिछड़े हैं, दलित वर्ग को क्या पिछड़े कहेंगे। अब आता है हट्टन ने कुछ चीज़ें कही हैं अस्पृश्य लोगों के बारे में कि किन किन लोगों को अस्पृश्य माना जाता है। तो ये हैं उच्च स्थिति के ब्राह्मणों की सेवा प्राप्त करने के अयोग्य हों, जो उच्च स्थिति के ब्राह्मणों की सेवा नहीं ले सकते। दूसरा, स्वर्ण हिंदुओं की सेवा करने वाले नाई, कुम्हार, दर्जी की सेवा पाने के अयोग्य हों। तीसरा है, हिंदू मंदिरों में प्रवेश प्राप्त करने के अयोग्य हों। सार्वजनिक सुविधाओं, पाठशाला, सड़क, कुआं का उपयोग में लाने के अयोग्य हों। घृणित पेशे के लोगों को पृथक किया जाता है, जबकि अब ये सारी कंडीशंस चेंज हो चुकी हैं। नेक्स्ट आता है डी.एन. मजूमदार। डी.एन. मजूमदार ने एक डेफिनेशन दी, अस्पृश्य जातियां वे हैं जो विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक नियोक्ताओं से पीड़ित हैं, कि जिन पर राजनीतिक अत्याचार होते हैं, सामाजिक अत्याचार होते हैं, और उनको कहा गया है कि जो योग्य होते हुए भी उन्हें योग्यता के अनुसार कार्य करने की अनुमति ना हो। ये कहता है मजूमदार की डेफिनेशन, ये क्लियर कर रही है। जिनमें से बहुत सी नियोक्ताएं उच्च जातियों द्वारा परंपरागत रूप से निर्धारित और सामाजिक रूप से लागू की गई हैं, कि कुछ उच्च लोगों द्वारा कुछ नियम बना दिए गए हैं
कि पहले उन्हें मंदिरों में जाने तक की परमिशन नहीं थी, लेकिन क्या आज है ऐसा? नहीं है। जब ये बुक थी, जब ये डेफिनेशन थी, ये तब की बात है। या फिर उन पिछड़े लोगों पर आज भी लागू है जो पढ़े लिखे नहीं है या फिर पढ़ाई से कोसों दूर है। अब आता है दलितों की संख्या या जनसंख्या। सन 1935 में दलितों की संख्या कुल 277 थी। इन जातियों की जनसंख्या, जातियां, अस्पृश्य जातियां 277 थी। जनसंख्या 5.01 करोड़ थी 1935 में। कुल 277 तरह की जातियां थी, अस्पृश्य जातियां, और 5.01 करोड़ इनकी जनसंख्या थी, जो कि 1981 में बढ़कर 5 से 10 करोड़ हो गई, 10.475 करोड़ हो गई। 1991 में बढ़कर 13.82 करोड़ हो गई। 2001 में 91.55 हो गई, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 15% है। कि कितनी तेजी से ये जनसंख्या बढ़ी है। दलितों, अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कुल 21.15% है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियां कहाँ पर निवास करती हैं? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। दूसरा पश्चिम बंगाल में उससे कम, तो ये 23.02%। बिहार में 15.72%। आंध्र प्रदेश में 16.19%, तमिलनाडु में 19%, मध्य प्रदेश में 15.17%, राजस्थान में 17.16%, कर्नाटक में 16.20%, पंजाब में 28.85% और महाराष्ट्र में 10.20% का स्थान है। करीब 84% अनुसूचित जातियों की जनसंख्या गांव में निवास करती हैं, जो कि मजदूरों, सीमांत किसानों, जोतदारों के रूप में जीवन यापन करती हैं। अनुसूचित जातियों के लगभग 16% लोग नगरों में निवास करते हैं, जो कि सफाई करने, मैला ढोने, चमड़ा साफ करने के काम में लगे हुए हैं, या फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मजदूरी का काम कर रहे हैं। आज केवल ये बहुत पहले के आंकड़े हैं। आज के आंकड़े निकाले तो बहुत सारी अधिकारी पोस्ट पे भी दलित वर्ग के लोग हैं। अनुसूचित जातियों के 45% लोग मजदूर श्रेणी के हैं। इसमें चमड़े का काम करने वाले, जुलाहे का काम, मछुआरे का काम, ढोने का, डोडे चुनने का, रस्सी व टोकरी बनाने का, धोबी का, भंगी का, शिल्पी का, फल व सब्जी बेचने का, जूता बनाने का, ढोल बजाने का, शराब बनाने का, बढ़ई व लुहार का तथा अन्य विविध कार्य करते हैं। करीब 2/3 बंधुआ मजदूर अनुसूचित जाति के ही होते हैं। अन्य जातियों के लोग इसकी तुलना में अनुसूचित जाति के लोगों में शिक्षा का प्रतिशत काफ़ी कम है। आज देश में जबकि शिक्षा का प्रतिशत 74 हो गया है, इसमें शिक्षा का प्रतिशत काफ़ी कम है। इनमें से अधिकतर लोग गरीबी रेखा के नीचे का जीवन जीते हैं, आर्थिक सामाजिक शोषण के शिकार हैं। ये बहुत ही पहले की लिखी गई किताब है और बहुत ही पहले के ये आंकड़े हैं। आज की डेट में दलित वर्ग में भी इतनी जागरूकता आ गई है। हमारी शिक्षा बिल्कुल फ्री है, 12th तक तो बिल्कुल फ्री ही होते हैं, प्लस उन्हें स्कॉलरशिप भी दी जाती है, नौकरियों में भी आरक्षण है, यहाँ तक कि जो परसेंटेज होता है उसमें भी आरक्षण दिया जाता है। हालांकि कुछ जगहों पर वो आरक्षण गलत है। पैसे के मामले में आप देखोगे जो सामान्य जातियां हैं वो भी आज की डेट में पैसे के मामले में काफ़ी पिछड़ चुकी हैं जो सामान्य में हैं। हमारे
आसपास बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो सामान्य होते हुए भी अब उनकी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपनी फीस इस तरह से सबमिट कर पाएँ जिस तरह से दलित वर्गों को छूट दी गई है, उस तरह से वो लोग भी चाहते हैं कि हमें भी छूट दी जाए। कुछ बच्चे ऐसे हैं दलित वर्ग के कि जिनके पेरेंट्स बहुत ही अच्छी पोस्ट पर हैं, लेकिन फिर भी उन्हें फीस में छूट दी जाती है। इसीलिए ये अभी लास्ट ईयर 2020 में जो पास हुआ था, 2019 में एक अधिनियम पास हुआ था जिसमें कुछ जो 10% था ईवीएस कोटा होगा, जो ओबीसी वाले बच्चे या फिर जनरल कैटेगरी वाले बच्चे भी अपनी फीस माफ़ी करा सकते हैं या फिर उन्हें भी थोड़ा बहुत रिजर्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसीलिए पड़ी क्योंकि सामान्य जाति के भी लोग सभी उन्नत नहीं हैं, ना ही सभी दलित और ना ही सभी सामान्य वर्ग के लोग, इसीलिए इस कैटेगरी को लाने की ज़रूरत भी पड़ी। अब आता है दलितों की धार्मिक नियोगिताएं कि धार्मिक, देखो ये बहुत पहले की बात हो चुकी, जब उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था या फिर उन्हें नदी या घाटी से दूर रखा जाता था कि पानी पहले सामान्य लोगों को या फिर ब्राह्मणों को या फिर जमींदारों को मिलेगा, उन्हें बाद में मिलेगा। आज ऐसी कोई स्थिति नहीं है। दूसरा पॉइंट दिया इन्होंने, दलित वर्ग को दलितों को सब प्रकार की धार्मिक सुविधाओं से वंचित कर दिया गया था, अब नहीं। जब ये बुक लिखी गई थी तब था कि उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं दिए जाते थे, लेकिन ऐसा आज की डेट में कुछ नहीं है। दलितों को जन्म से ही अपवित्र माना गया है, थर्ड पॉइंट ये है, जबकि आज ये स्थितियाँ भी बदल चुकी है। आज दलितों को कोई अस्पृश नहीं मानता। धर्म ग्रंथों के 16 संस्कार दिए गए हैं जिनमें इन्हें अपवित्र माना गया था, जबकि ये सारी चीज़ अब चेंज हो चुकी है। दूसरा है दलितों की सामाजिक नियोगिताएं। सामाजिक नियोगिताओं में आज पंचायत में इन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार है। ये सम्मेलन और गोष्ठियों में बैठने की या इसकी आज्ञा नहीं थी, अनुमति नहीं थी। हिंदुओं के साथ, जो उच्च कोटि के हिंदू हैं, उन्हें उनके साथ बैठकर खान पान करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन आज की डेट में ये सब भी नहीं है, ये सब खत्म हो चुका है। जो चीज़ें इसमें बहुत सारी लिखी हैं, स्कूल में पढ़ने के लिए कुओं पे पानी नहीं भरने दिया जाता था, स्कूल में पढ़ नहीं सकते थे या छात्रावास में नहीं रह सकते थे। ऐसा आपके साथ है? किसी ने ये कहा कि हाँ भाई कोई भी SC या ST को एडमिशन नहीं मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। आज तो प्रायोरिटी पे रखा जाता है, प्लस उन्हें आरक्षण भी मिलता है अलग से। दलितों की आर्थिक स्थिति कुछ की बहुत अच्छी है, कुछ की खराब भी है, उनमें सामान्य भी है, OBC भी है, कैटेगराइज में सब डिवाइड है। नेक्स्ट आता है दलितों की राजनीतिक नियोगिताएं। ऐसा है कि दलित क्या पंचायत में चुनाव नहीं लड़ते? लड़ते हैं। पंचायत में चुनाव भी लड़ते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर भी चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे महिलाओं के बारे में कहा जाता था, उसी तरह से आज दलित भी साथ साथ ही रहते हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंट, अनुसूचित जातियों दलितों का कल्याण संवैधानिक व्यवस्थाएं। इनके कल्याण के लिए कौन कौन से अनुच्छेद बनाए गए संविधान में? सबसे पहले देख लेते हैं अनुच्छेद 15(1) में कहा गया कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान एवं इनमें से किसी एक के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। दुकानों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, साधारण जनता के उपयोग करने के लिए बने कुएं, तालाब, स्नान घाटों, सड़कों आदि का प्रयोग कोई भी कर सकता है, इन्हें कोई नहीं रोकेगा। तो ये कहा गया अनुच्छेद 15(1) में। अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत, उसका किसी भी रूप में प्रचलन निषिद्ध है कि कोई भी अस्पृश्यता नहीं करेगा।
कि छूने से कोई गंदा हो गया, ऐसी कोई बात नहीं करेगा ये अनुच्छेद 17 के अकॉर्डिंग। ये बहुत आता है अनुच्छेद 17 एग्जाम में। अनुच्छेद 19 के अनुसार व्यावसायिक नियोक्ताओं को समाप्त किया गया कि व्यवसाय कि इसको दिया जाएगा या उसको नहीं दिया जाएगा, कि नाई है तो नाई का ही काम करेगा, कि मोची है तो मोची का ही काम करेगा, नहीं। जैसा कि उसकी जो मेंटल स्टेटस उसका कहता है, उसकी मेंटल एबिलिटी कहती है, वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। अनुच्छेद 25 में हिंदुओं के सार्वजनिक धार्मिक स्थानों के द्वारा भी सभी जातियों के लिए खोल दिए गए कि मंदिर में सब लोग जा सकते हैं। अनुच्छेद 29 के अनुसार राज्य द्वारा पूर्ण अथवा आंशिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में नागरिक को धर्म जाति के अकॉर्डिंग नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 46 में कहा गया कि राज्य दुर्बलतक लोगों, अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों आदि को आर्थिक हितों की रक्षा करेगा और अगर उन्हें ज़रूरत पड़ी तो स्कॉलरशिप्स भी देगा। अनुच्छेद 330, 332, 334 में आदिम जातियों के लिए संविधान लागू होने के 20 वर्षों तक लोकसभा, विधानसभा, ग्राम पंचायत, स्थानीय निकायों में स्थान सुरक्षित होंगे। बाद में यह अवधि 10-10 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई। अब यह अवधि 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई है। अनुच्छेद 335 में कहा गया कि संघ या राज्य के कार्यों से संबंधित सेवाओं एवं पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के हितों का ध्यान रखा जाएगा कि जो पहाड़ी एरिया में लोग रहते हैं उनकी हाइट भी अगर कम होगी तो भी उन्हें फोर्स में भर्ती किया जाएगा। अनुच्छेद 140 व 338 के अनुसार अनुसूचित जातियों के कल्याण व हितों की रक्षा के लिए राज्य में सलाहकार परिषदों एवं पृथक पृथक विभागों की स्थापना का प्रावधान किया गया कि अगर कोई दलित वर्ग या अपनी शिकायत लेकर आता है तो उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट्स भी बनाए गए। साथ ही यह भी बताया गया कि राष्ट्रपति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जनजातियों के लिए एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त करेगा। इस संवैधानिक व्यवस्थाओं के द्वारा अस्पृश्यता निवारण करने के लिए अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सरकार के द्वारा बहुत ही नियम बनाए गए और योजनाएं चलाई गई। फिर शिक्षा संबंधी सुविधाएं दी गई। नेक्स्ट है विधान मंडलों व पंचायतों। हाँ, पंचायतों के प्रतिनिधित्व के लिए भी उनका नाम सामने आने लगा। नेक्स्ट है कल्याण एवं सलाहकार संगठन भी उनके, कई लोग तो इसका फ़ायदा भी उठाने लगे कि अगर किसी ने कुछ गलती से कह दिया या फिर आपके इलीगल काम है ना, इलीगल काम पे भी आप साइन करवाने के लिए जा रहे हैं और सामने वाला अधिकारी देख लिया कि सामान्य जाति का बैठा है तो उस पे ऑपोजिट एलिगेशंस लगाना भी शुरू कर दिया कि ठीक है तू मेरी इस पे एप्लीकेशन पे साइन नहीं कर रहा है, मैं बताता हूँ तुझे क्या होता है। तुरंत ही कहा कि मुझे दलित या इस तरह का कह के अब्यूज़ कर रहा था, तुरंत उसकी एप्लीकेशन पे साइन होता है। इसलिए कुछ चीज़ों के निगेटिव परिणाम भी सामने आने लगे। नेक्स्ट है सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व। सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व आया, लेकिन पता है डॉक्टरों जैसे डॉक्टर्स हैं, जैसे टीचर्स हैं, सामान्य और SC/ST के नाम पर कुछ ऐसी चीज़ों को ख़त्म किया जाना चाहिए जो कि गलत है। आप देखोगे एक बच्चा 80% लेकर आ रहा है मार्क्स या फिर 90% लेकर आ रहा है, एक 50% ला रहा है, आप 50% वाले का एडमिशन कर दे रहे हो और 80% वाले को रोक दे रहे हो क्योंकि वो सामान्य है और वो दलित है, उसका कोटा क्लियर हो रहा है कि उसको जाने दिया, और वही आपको आगे जाके ऑपरेशन थिएटर में मिलेगा तो आप किस पे इलाज करवाना पसंद करोगे? 80% वाले पे। चाहे वो, आपको उस बात से कोई मतलब नहीं है चाहे वो दलित हो चाहे वो सामान्य हो, मेंटल एबिलिटी तो सबकी सेम होनी चाहिए। यहाँ पर ये चीज़ गलत है कि वहाँ पर भी उन्हें परसेंटेज के बल पर, पैसे में दो लेकिन परसेंटेज के बल पर एडमिशन इस तरह से नहीं देना चाहिए। आप आगे बढ़ा रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, फाइन,
ये सबके लिए है, हमें नहीं पता वो डॉक्टर किस कैटेगरी का है, लेकिन आप इलाज करवाना किससे पसंद करोगे? जो 80% लाया, लेकिन 80% वाले को तो बाहर कर दिया गया। तो आरक्षण कहीं कहीं पर गलत भी है। दोनों के सेम मार्क्स आ रहे हैं, 80% उसके आ रहे हैं, 80% आ रहे हैं, तब आगे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इतने बड़े डिफरेंस से बाहर आता है तो आप क्वालिटी की कहाँ बात करेंगे? ऑपरेशन में गलती होनी ही है, ऑपरेशन कैसे सक्सेसफुल होगा? तो यहाँ पर ये पॉइंट गलत है। जैसे ईवीएस कैटेगरी एक डिवाइड की गई जनरल लोगों के लिए कि उन्हें आगे बढ़ाया गया, लेकिन ये तो नहीं कहा गया कि वहाँ पर जाकर उनके प्रतिशत में भी कमी आएगी कि एक ईवीएस कैटेगरी वाला आ रहा है कि वो 50% वाला है और आ रहा है, और एक जनरल कैटेगरी से बैठा है, जनरल का ही वो है और जनरल का ही वो है, लेकिन एक के 50% है, वो वीकर सेक्शन से आया है, ईवीएस के अकॉर्डिंग उसको एडमिशन दे दोगे और 80% वाले को रोक लोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए एजुकेशन में। हमें इकोनॉमिक तौर पर सहायता मिलनी चाहिए, फॉर्म्स भरने में छूट मिलनी चाहिए, हमें पढ़ने के लिए मिलना चाहिए, लेकिन जहाँ पर जनता के लिए, जनता को धोखा मिले, उस काम में थोड़ा अवॉइड होना चाहिए आरक्षण को। एक कोई भी हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अगर इंजीनियर भी आप देखोगे एक 50% वाला और 80% वाला, किस पे बिल्डिंग बनी हुई किसकी ज़्यादा भरोसेमंद होगी? 80% वाले की, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आया हो। ठीक, इस चीज़ पर सरकार को मंथन करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि हम ईवीएस के नाम पर भी उन लोगों को प्रमोट ना करें जिनकी मेंटल स्टेटस कम है या फिर मेंटल एबिलिटी कम है, कि हम 50% वाले को प्रमोट ना करें, बल्कि 80% वाले को करें, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो। ठीक है, ये चीज़ें आई। अब है दलितों के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास। बहुत सारे प्रयास हुए हैं, उन्हें छात्रवृत्ति दी गई है, अत्याचारों का, इसको उत्पीड़न को भी रोका गया है, आईएएस और पीसीएस अधिकारी भी बने हैं। इस पे या तो कल चर्चा कर लेंगे थोड़े से पे, या फिर ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम कम है, इसके लिए कम से कम भी हमें 15 मिनट और चाहिए। ठीक है, तो सरकार द्वारा कौन कौन से काम किए गए हैं। ठीक, अभी हम अटेंडेंस पूरी कर लेते हैं, अभी 2 मिनट हैं अपने पास। पहले आज क्या है डेट? 24 है। सपना, शैली, शालू, शिबा, शिवानी, सुनील कश्यप, शिवानी गर्ग, सिमरन रानी, सुमन, सुरेखा, तनु, तनु रानी, तरन्नुम, कयूम, तरन्नुम अख्तर, उमा, विंशु। (24) आकांक्षा अग्रवाल, आकांक्षा उपाध्याय, आंचल, आंचल कश्यप, ऐश्वर्या, अक्षा, अलीशा, अमृता, अनम, अंजलि रानी, अंजना, अंशिका, अंशु, अंशु किशन गोपाल, अंशु जगत सिंह, अरे बोलो ना, एक दूसरे की छूट जाएगी फिर। अंशु जगत सिंह, ओके। आयशा सैफी, बरखा, कौन सी है? भारती रानी, बुदिता, बुशरा, बुशरा गुलफाम, छवि, चिंकी, दीपाली सैनी, गुड्डी, हिना, हिमानी, खुशी शर्मा, खुशी सिंह, ये तो रेगुलर आती थी दोनों, किरण, नेहा रानी,
कोमल रईसुद्दीन, कोमल परमानंद, कुंजन श्रीवास्तव, मनीषा, मनीषा सैनी, महविश खान, मोनिका गंगाराम, मोनिका रेवती शरण, मोनिशा भारती, मुस्कान सलीम खान, मुस्कान हाकम अली, नैना सागर, नम्रा, नीतू सिंह, नेहा, नेहा धर्मवीर, नेहा रानी, निधि महिपाल, निधि सतीश, निधि सैनी, निकिता रानी, निकिता शर्मा, निशा, इकरा परवीन, काजल ब्रह्म सिंह, काजल राम अवतार, काजल शर्मा, पूर्वी कठेरिया, कुमकुम, प्रीति, प्रियंका, राधिका, राखी पाल, सलोनी वर्मा, समरीन। ठीक है भाई। कहाँ थी? बता दीजिए। समरीन का सरनेम तो कुछ दिया नहीं है मुझे। इसमें शाकी बस एक ही है समरीन। हाँ एक ही है। कल की अटेंडेंस। ठीक है, और किसी की तो नहीं? हाँ मैम मंडे में कल्याण गए थे। आंचल और आंचल कश्यप दो हैं। आंचल है, मेरे सिंपल है। आंचल कश्यप